Hello everyone, welcome back to my channel. So in our previous lecture we have discussed the scientific principle given by the F.W. Taylor. Okay, now we are going to discuss some scientific techniques of Taylor. Taylor ने बच्चे principles के साथ साथ कुछ scientific techniques भी दी थी. The first technique is functional foremanship. Functional foremanship. इसके according Taylor said that the factory work must be divided into two departments. जो factory का work है वो two department में divide होना चाहिए. One is planning department, another one is production department. Okay. Taylor felt that the workers were overburdened. वाई सो टेलर को ऐसा क्यों लगा? बिकॉज पहले क्या होता था बच्चे कि जो वर्कर्स हैं वही प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे काम को करना है और वही प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बर्डन होता था. सो टू रिड्यूस दैट बर्डन टेलर सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी टू डिपार्टमेंट, वन इज प्रोडक्शन, अनदर वन इज प्लानिंग डिपार्टमेंट, टू रिड्यूस दैट बर्डन ऑफ द वर्कर्स. इससे क्या होगा? द वर्कर्स मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क, इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन. ओके, तो उसने कहा कि वर्क को डिवाइड होना चाहिए. ये कहीं ना कहीं बच्चे एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, उसी का ही एक्सटेंशन है. एग्जाम में, केस स्टडी में या वैसे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है. कौन सा प्रिंसिपल है? जो एक्सटेंशन है या जो टेलर ने भी दिया है. ठीक है, वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाएगा तो आपको क्या बताना है? फंक्शनल फोरमैनशिप. इसमें टेलर ने भी यही कहा कि वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए और ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी यही कहा था और हेनरी फ्योल ने अपने फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क में भी यही कहा था. ठीक है, उसने कहा. अब आगे वो क्या कहता है कि वर्क डिवाइड तो हो रहा है टू डिपार्टमेंट में और हर डिपार्टमेंट में कम से कम 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए. ठीक है, उसने कहा साथ साथ 8 एक्सपर्ट होना चाहिए. अब एक पर्सन बच्चे हर चीज में तो एक्सपर्ट होगा नहीं, तो हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स होने चाहिए. क्यों? कि वो वर्कर्स को गाइड कर सके, सुपरवाइज कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके, उनकी कोई मिस्टेक है तो उनको करेक्ट करवा सके. ठीक है, उनके टाइम को ऑब्जर्व कर सके वगैरह वगैरह. तो उसने ये भी सजेस्ट किया कि डिपार्टमेंट में 8 एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा था वर्क डिवाइड करवा दो 2 डिपार्टमेंट में, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिससे कि वर्कर्स का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, वो कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने वर्क पे, उनको प्लानिंग का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा. राइट. देन उसने कहा कि डिपार्टमेंट में 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए मिनिमम. ठीक है, 4 एक्सपर्ट्स होंगे बच्चे प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 एक्सपर्ट्स होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. ठीक है, अब वो 4 एक्सपर्ट्स प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज रूट क्लर्क. ठीक है, रूट क्लर्क क्या करेगा बच्चे? टू फिक्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ अ मैनुअल जॉब. कोई ऐसी जॉब है जिसमें हमारे को स्टेप्स वगैरह ऑब्जर्व करने कितने टाइम लग रहा है, तो उन स्टेप्स को, उन रूट को टू फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ये काम किसका है? रूट क्लर्क का. ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सारा. प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन से वर्कर्स होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से होंगे, ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है. ठीक है, सेकंड इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क. नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन, जो हमारे को जनरल गाइडलाइंस देगा, इंस्ट्रक्ट करेगा. ठीक है, टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स रिगार्डिंग द वर्क, हाउ टू कंप्लीट द वर्क, हाउ टू कंप्लीट द टास्क. ओके, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. नाम से पता चल रहा है जो हमारे को टाइम और कॉस्ट बताएगा. ठीक है, टू फिक्स द टाइम, टू फिक्स द एक्सपेंस, टू फिक्स द कॉस्ट, कितने में हमारे को टाइम, टू फिक्स द टाइम ऑफ कंप्लीशन, टू फिक्स द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द जॉब. ठीक है, कब हमारे को जॉब स्टार्ट करनी है, कब हमारे को अपना काम स्टार्ट करना है एंड कब तक मेरा ये काम खत्म हो जाना चाहिए. तो ये टाइम और कॉस्ट कौन डिसाइड करेगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ठीक है, नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन. ठीक है, ये क्या करेगा बच्चे? ये देखेगा कि सारा काम, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दैट द वर्क मस्ट बी डन इन अ सिस्टमेटिक वे, इन अ सिस्टमेटिकल ऑर्डर. एक वर्क पूरा सीक्वेंस में सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, नहीं चल रहा, तो वो इसका काम है. ओके, ये तो थे प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 पर्संस, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन. ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे प्रोडक्शन इंचार्ज में. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से 4 वर्कर्स होंगे, कौन कौन से 4 एक्सपर्ट्स होंगे, सॉरी. ठीक है, फर्स्ट इज गैंग बॉस. इसमें सारे क्लर्क थे, इसमें सारे बॉस है. ठीक है, गैंग बॉस जो अरेंज करता है टूल्स को, मशीनरीज को. ठीक है, अब किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमारे को टूल मशीन वगैरह तो चाहिए, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एश्योर करता है, अरेंज करता है टूल्स, मशीनरी एक्सेट्रा दैट इज नीडेड फॉर द वर्क.
ओके, नेक्स्ट इज बच्चे स्पीड बॉस। स्पीड बॉस जो हमारे को एश्योर करता है टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। Next is repair boss. This foreman is responsible for to check that machine and tool are in good condition, are in working condition. Okay, ये चेक करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो मशीन टूल यूज होनी है वो वर्किंग कंडीशन में, वो गुड कंडीशन में है भी या नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट इज फोर्थ इज इंस्पेक्टर। दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द क्वालिटी ऑफ आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंस्पेक्टर की। सो दीज आर द टू डिपार्टमेंट जो टेलर ने कहा कि 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड होना चाहिए, 8 एक्सपर्ट होने चाहिए, 4 इसमें 4 इसमें। ठीक है, ना कि सिस्टमेटिक वर्किंग हो पाए, बर्डन रिड्यूस हो पाए वर्कर्स का। ठीक है, उन्हें प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़े, वो सिर्फ अपने प्रोडक्शन पे। इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आएगी, टाइमली हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा। ओके, now बच्चे next technique of Taylor is standardization and simplification of work. First of all, standardization, the main focus on maintaining, according to this Taylor suggests that there must be main focus on maintaining standard relating to every step of business operation. business में हमारे को machines, tools वगैरह, तो उनका भी एक हम standard wise उनको select करें। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की हम सिलेक्ट करें। अब नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला है बच्चे, स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड ले। अभी मैंने ऊपर बोला कि क्वालिटी वाइज हम चीज अच्छी चले, बस उसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। क्वालिटी तो लेनी है बच्चे, उसके साथ साथ हमारे को, बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज। कितना साइज होगा, टाइप, वेट एक्सेट्रा ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी के साथ साथ वो सेटिंग अप स्टैंडर्ड भी करेंगे, स्टैंडर्ड सेट भी करेंगे, साइज का, टाइप का, वेट का, ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे स्टैंडर्डाइजेशन करने के? टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज टू फिक्स द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन। एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए दोनों के बीच में, मैन और मशीन के बीच में। सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अभी हमने पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट इज, अब ये सिंप्लीफिकेशन क्या है बच्चे? सिंप्लीफिकेशन मींस एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, ऐम ही पड़े हैं, मशीनें खराब है तो उसे क्यों रख रखी है हमने, कुछ टूल्स जो हमारे किसी काम के नहीं क्यों रखे हुए हैं, उसको निकालो, एलिमिनेट करो, वर्क को सिंप्लीफाई करो, जितना चाहिए उतना ही रखो, बेफालतू की चीजें नहीं रखी, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी प्रोडक्ट। एलिमिनेशन मतलब निकाल दो जो चीजें काम की नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, यूएसए में पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी वेराइटीज को रिड्यूस कर दिया 2000 से 200 में। सीधा कितनी सारी 2000 वेराइटीज थी उसके बाद, उसमें से बहुत सारी तो काम की ही नहीं थी। ठीक है, उसने रिड्यूस कर दिया 200 में, वर्क इजी हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, इफेक्टिव रिजल्ट आ गए, इट विल लीड टू सम इफेक्टिव रिजल्ट्स। ठीक है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन, मींस एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इफेक्टिव टेक्निक गिवन बाय द टेलर इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या इंश्योर करती है? इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें पर खर्चा कम आए, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। वर्क स्टडी में भी बच्चे 4 स्टडी इंक्लूडेड है। इट इंक्लूड्स, फर्स्ट इज फैटीग स्टडी, देन मेथड स्टडी, देन टाइम स्टडी एंड लास्ट इज मोशन स्टडी। ये 4 स्टडी है जो कि वर्क स्टडी का ही पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फैटीग स्टडी क्या होता है। ठीक है, दिस स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट, टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट? 3 चीजें। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। फ्रीक्वेंसी कितनी है रेस्ट इंटरवल की। सेकेंड इज ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम पीरियड का हमें रेस्ट इंटरवल चाहिए, रेस्ट चाहिए। अभी बात करेंगे रेस्ट फेस्ट की, हम बात क्यों पढ़ रहे हैं अभी डिस्कस होएगा ये भी। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, देन नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने हमें रेस्ट इंटरवल चाहिए।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। फैटिग स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट दीज थ्री थिंग्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। देखो बच्चे, एक पर्सन कोई भी काम कर रहा है, हम ह्यूमन बीइंग है, ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी टाइम पे तो हम थकेंगे ना, ठीक है। अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड when he is performing a job, a particular job for a long period of time। एक लंबे समय से हम काम करे ही जा रहे तो हम थकेंगे भाई, हम इंसान है, राइट। तो पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड when he is performing a job for a long period of time, okay। so fatigue study is conducted to calculate the rest interval। अब हम थक गया बंदा तो हम देखें ना कि कितने टाइम पीरियड उसे रेस्ट इंटरवल चाहिए, कितने टाइम पीरियड के बाद उसे रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो दिस स्टडी इज conducted to calculate the number, frequency of rest interval, okay। So according to this, Taylor suggested that the rest interval must not be calculated, must not be decided according to the wish, according to the experience of the manager। मैनेजर अपने आप से डिसाइड ना करें कि इतने टाइम पीरियड के बाद लो जी रेस्ट इंटरवल सेट कर दो, नो। फैटिग स्टडी शुड बी कंडक्टेड, ठीक है, एंड फैटिग स्टडी कंडक्ट होनी चाहिए, ऑब्जर्व करें हम इससे, ठीक है, अपनी विश के अकॉर्डिंग हम ना सेटअप करके फैटिग स्टडी को फॉलो करें, टाइम और मतलब कि बच्चे नंबर और फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने के लिए, ओके। अब फैटिग स्टडी के अकॉर्डिंग कैसे कंडक्ट करेंगे हम इसको, तो टेलर सजेस्ट दैट वी शुड ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर, एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो, ठीक है, द टाइम एट द टाइम व्हेन ही हैज स्टार्टेड हिज जॉब, जिस टाइम पे वो अपने वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, नोट डाउन द दैट टाइम, वो टाइम को नोट करो, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स नोट डाउन द टाइम एट द टाइम व्हेन ही इज गेटिंग टायर्ड, जब वो थकना शुरू कर रहा है वो टाइम नोट करो, ठीक है। और उसके टाइम के बाद जब वो दिख रहा है ना कि वो थक रहा है, उसे रेस्ट इंटरवल दे दो, ठीक है। रेस्ट इंटरवल दे दिया हमने, और हमने उसको ऑब्जर्व करो कि कितने टाइम के बाद वो फ्रेश अप फील कर रहा है, वो दोबारा रीज्वाइन कर सकता है, ठीक है। कोई होता है हाफ एन आवर के बाद, कोई 15 मिनट्स के बाद वो दोबारा रिज्वाइन कर सकता है, तो वो टाइम ऑब्जर्व करो। तीन चीजें ऑब्जर्व करो, एक एवरेज वर्कर को देखो कब वो जॉब स्टार्ट कर रहा है वो नोट करो, ठीक है। सेकंड इज कब वो थकना शुरू कर रहा है, किस टाइम पे, वो टाइम नोट करो, ठीक है। थर्ड इज रेस्ट इंटरवल तो हमने दे दिया, अब देखो कि कब दोबारा वो फ्रेश अप फील कर रहा है, हम उसे रीज्वाइन कर रहे हैं किस टाइम पे। ये तीनों को ज्वाइन करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि अब एक वर्कर इतने टाइम में थक जाता है तो हम वो रेस्ट इंटरवल डिसाइड कर देंगे। हमने अपनी विश के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड किया, हमने क्या करा, हमने पहले ऑब्जर्व करा, उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल हमने डिसाइड किया। दैट इज नॉट टू बी एज व्हाट, फैटिग स्टडी। एग्जाम्पल ले लो, एक मतलब कि एक वर्कर की 3 शिफ्ट होती है, ठीक है, 3 शिफ्ट है। हमने ऑब्जर्व करा कि पहली शिफ्ट के बाद ही वो वर्कर थक रहा है, तो हमने क्या किया, हमने उसको रेस्ट इंटरवल दे दिया। फर्स्ट क्या करो, फर्स्ट शिफ्ट के बाद उसको रेस्ट इंटरवल दे दो, फिर सेकंड और थर्ड शिफ्ट बाद में कर दो। थोड़े टाइम का बीच में छोटे हम रेस्ट इंटरवल दे देंगे तो काम क्या होगा, और अच्छे से कर पाएंगे वो, ठीक है, साइंटिफिक वे में काम हो पाएगा। दैट इज नॉट टू बी एज व्हाट, फैटिग स्टडी। नेक्स्ट मेथड इज बच्चे वर्क स्टडी का ही नेक्स्ट मेथड आता है मेथड स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है मेथड स्टडी, दैट इज दिस मेथड इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। अब एक काम को करने के कितने सारे मेथड होते हैं, किसी का वे कुछ है, किसी का कुछ वे है, तो हमें उसमें से फाइंड आउट करना है जो सबसे बेस्ट होगा। अब सबसे बेस्ट कौन सा होगा हम इसमें बताएंगे, दैट विल गिव मैक्सिमम प्रोडक्शन, द मेथड विच गिव मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। भाई कंपनी का खर्चा कम करवा रहा है, उनको प्रोडक्शन ज्यादा दे रही है, यही तो हर कंपनी को चाहिए कि हमारा खर्चा कम हो, हमारा फायदा ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, राइट। तो ऐसा मेथड हमें चूज करना है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग जॉब हम चूज करेंगे। एंड दिस मेथड मस्ट नॉट बी डिसाइडेड बाय द रूल ऑफ थंब। ये मेथड रूल ऑफ थंब से डिसाइड नहीं होना चाहिए, मींस अकॉर्डिंग टू द विश एंड एक्सपीरियंस की वजह से नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय ऑब्जर्विंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द डिफरेंट मेथड, by observing and selecting the method which is providing maximum production at minimum cost। ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, मिनिमम कॉस्ट हो रही है, वो मेथड को हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें यही बताया कि भाई हम डिक्टेटरशिप को फॉलो नहीं करेंगे, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करेंगे, विश एंड एक्सपीरियंसेस में नहीं फॉलो करेंगे, हम ऑब्जर्व करके कंपेयर करके फिर मेथड चूज करेंगे। इसमें एग्जाम्पल ले लो, प्रोडक्शन ऑफ शूज की कंपनी है, ठीक है। अब शूज के लिए हम 2 मेथड है हमारे पास, एक है लेबर, इसमें आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं, ओके, बहुत सारी बुक्स में आपको ये एग्जांपल मिल भी जाएगा।
प्रोडक्शन ऑफ शूज कंपनी है, ठीक है। इसमें क्या है कि दो मेथड है प्रोडक्शन ऑफ शूज के लिए, हमारे पास दो मेथड है, वन इज लेबर इंटेंसिव, अनदर वन इज मशीनरी इंटेंसिव, ठीक है। लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, वर्कर्स की ज्यादा जरूरत होगी, राइट। और मशीनरी इंटेंसिव में क्या होगा, मशीन का ज्यादा काम होगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि किस में हमारे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कौन सा बेस्ट है। हमने क्या करा, मैनेजर सबसे पहले क्या करेगा, दोनों मेथड को करके देखेगा, ट्राई करके देखेगा, लेबर वाले को भी और मशीन वाले को, और फिर वो दोनों को कंपेयर करेगा, जिसमें उसको कॉस्ट कम प्रोडक्शन ज्यादा लगेगी वो मेथड क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैनेजर ने इसमें क्या किया, रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं किया, अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड किया, उसने ऑब्जर्व करा, देन उसने डिसाइड किया, दैट इज व्हाट, मेथड स्टडी। ओके, नेक्स्ट टाइप इन वर्क स्टडी इज टाइम स्टडी। इसमें नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड इज टाइम स्टडी। ओके, टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है वो डिटरमाइन, वो चेकआउट करने के लिए हम टाइम स्टडी फॉलो करते हैं। ओके, सेकेंड इज टू सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। हम टाइम स्टडी के लिए हम क्यों कैलकुलेट करते हैं इसको, ताकि हम एक स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स कर सके वर्कर के लिए कि कितने टाइम में कितने तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें ये अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कितने वर्कर्स तुम्हारे को चाहिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो भी हम टाइम स्टडी के लिए टाइम स्टडी के थ्रू निकाल सकते हैं। तो टाइम स्टडी क्यों कंडक्ट होती है, थ्री चीजें निकालने के लिए, तीन चीजें निकालने के लिए होती है। वन इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्मिंग अ जॉब, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कितने वर्कर्स हमारे को चाहिए फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क, परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। इसके लिए हम टाइम स्टडी करते हैं। इसमें भी टेलर वही कहता है, इट मस्ट नॉट बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द विश, इंट्यूशन, रूल ऑफ थंब मस्ट नॉट बी फॉलोड हियर, इट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेंस, ठीक है। हम खुद ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो इस मेथड को फॉलो करने के लिए टेलर ने क्या बताया कि सबके सब वर्कर्स के हाथ में क्या बना दो, एक स्टॉप वॉच, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे टारगेट कितने टाइम पे खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर हम उनका टाइम ऑब्जर्व करके उसको एवरेज टाइम को हम नोट डाउन कर लेंगे और सबका टाइम हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम में वर्कर्स ने काम कंप्लीट करा है। और ये ऑब्जर्वेशन हम सिर्फ एक बार नहीं करके देखेंगे, कम से कम 50-60 टाइम्स हम इसको करेंगे, देन उसके बाद हम एक एवरेज टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये टेलर का कहना था कि सबके हाथों में स्टॉप वॉच पहना दो और सबका एक एवरेज टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइम में वो कंप्लीट कर पा रहा है, एक एवरेज वर्कर कितने टाइम पे कंप्लीट कर पा रहा है। दिस ऑब्जर्वेशन मस्ट बी कैरिड आउट मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, देन आफ्टरवर्ड्स एन एवरेज टाइम मस्ट बी कैलकुलेटेड। ओके, अब टाइम कैलकुलेट हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम वर्कर को टारगेट देंगे, उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी हमें पता चलेगी कि इतने टाइम में वो कर सकता है, इतना टारगेट वो कर सकता है, उसकी हिम्मत इतनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको देंगे स्टैंडर्ड टारगेट, ठीक है। हमारे को स्टैंडर्ड टाइम पता चल गया वो स्टॉप वॉच पे ना के, ठीक है। हमने टारगेट उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर दिया, ठीक है। अब टारगेट सेटअप हो गया, हमारे को पता चल गया इतना काम है, वर्कर्स हमने इतने दे दी, तो हमें पता चलेगा कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टडी। नाउ लास्ट स्टडी ऑफ वर्क स्टडी इज मोशन स्टडी। अब इसका लास्ट पार्ट क्या आता है, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब ही क्या होता है बच्चे, मूवमेंट। Okay, so ये study is conducted. This study is conducted to determine the movements of workers while they are performing a job. जब वो अपना काम कर रहे हैं कितनी बार वो मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये स्टडी फॉलो करते हैं, ठीक है। और किस लिए करते हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स भी इन्होंने कह रखा है दो टाइप्स की होंगी, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव जो यूजफुल है, जो हमें चाहिए, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए। अनप्रोडक्टिव जो वेस्टफुल है, जो टाइम वेस्ट करवाती है, एनर्जी वेस्ट करवाती है वर्कर्स की, वो अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। तो सेकंड हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं मोशन स्टडी से। सबसे पहले तो मूवमेंट डिसाइड करेंगे, वर्कर्स कितना मूव कर रहे हैं, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स हम चेक करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को, दोनों को अलग अलग कर देंगे। फिर उसके बाद हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कट डाउन, उनको निकाल ही देंगे, जो हमारा टाइम वेस्ट करवा रही है उनको एलिमिनेट कर दो, राइट। दैट इज मोशन स्टडी। अब इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है, ऑब्जर्व करो। टेलर क्या कहता है, पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक एवरेज वर्कर
कितना टाइम, कितनी टाइम वो मूव कर रहा है अपनी जॉब करते वक्त, ठीक है, वो देखो। और इस ऑब्जर्वेंस को कम से कम हम 50-60 टाइम्स रिपीट दोबारा देखेंगे वर्कर्स को, और फिर हम एवरेज टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसकी प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स देखेंगे, कौन सी यूजफुल है, कौन सी नॉट यूजफुल है, ठीक है। और उसके बाद जो अनप्रोडक्टिव है उसको एलिमिनेट कर देंगे। ये किसने कहा था? टेलर ने सजेस्ट करा था अकॉर्डिंग टू दिस मोशन स्टडी, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम कि एक वर्कर है, हमने ऑब्जर्व करा कि एक वर्कर बार बार टेबल के नीचे झुक रहा है, ठीक है, बार बार बेंड डाउन हो रहा है, किस लिए? उसे टूल बॉक्स में से सामान निकालना है, बार बार वो झुक रहा है, सामान निकाल रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। उसकी कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वही वो एनर्जी अपने काम में यूज कर सकता है, लेकिन बार बार झुकना उठने में कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसकी मूवमेंट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो रही है, राइट। तो इसमें मैनेजर ने क्या किया, वो जो टूल बॉक्स था उसके टेबल के साथ में किसी स्टूल पे किसी पे भी रख दिया, जिससे कि वर्कर को झुकना नहीं पड़ेगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बार बार उसको उठना नहीं पड़ेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट कर दिया, प्रोडक्टिव मूवमेंट उसके वहीं पे आगे खड़ी कर दी, राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन स्टडी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार थोड़ी रिवाइज करते हैं हमने पढ़ा था वर्क स्टडी। वर्क स्टडी होती किस लिए? दैट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, कम खर्चे में ज्यादा काम निकलवाना, ठीक है। इसमें हमने 4 स्टडी को इंक्लूड किया था, फैटिग, मेथड, टाइम, मोशन। फैटिग बेसिकली टायर्डनेस से रिलेटेड था। फैटिग का मतलब ही क्या है? टायर्डनेस, कि हर पर्सन भाई कोई काम कर रहा है वो कभी ना कभी तो थकेगा ही, तो कितने टाइम में वो थक रहा है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए फैटिग स्टडी परफॉर्म की जाती है, राइट। उसके बाद मेथड स्टडी, वन ऑफ द बेस्ट मेथड चूज करना ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। इसमें बेस्ट मेथड कौन सा होगा? मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, वो बेस्ट मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी, जिसमें कि हमने सबके हाथों में स्टॉप वॉच को बना दिया था टाइम कैलकुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम, कितने वर्कर्स चाहिए, ठीक है, वर्कर्स की एफिशिएंसी क्या क्या है वो सब चेक करने के लिए। लास्ट इज मोशन स्टडी, टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर, कितनी बार वो मूव कर रहा है, अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव मूवमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए, राइट। और फिर कट डाउन दी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। इसमें हमने एग्जांपल देखा था टूल बॉक्स का। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।